हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास 10th स्टूडेंट्स चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें प्रीवियस क्लासेस में आपने रूट्स कैलकुलेट करना सीख लिया। ऑल द थ्री मेथड्स दैट वी डिस्कस, फैक्टराइजेशंस, देन आफ्टर वी डिस्कस द कैलकुलेटिंग द स्क्वायर एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां तक का पार्ट कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा था, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज द नेचर ऑफ रूट्स। वैसे तो इस टॉपिक्स पे जो बेसिक्स है वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब बेसिकली यही है कि जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करते हो तो रूट्स में क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस पॉसिबल होता है। तो नेचर ऑफ जो रूट्स है वो आपका पॉसिबल होता है डी के कैलकुलेशन से। जहां पे मैंने आपको बताया था डी का होता है एक्सप्रेशन डिस्क्रिमिनेंट। डी का मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है and the d value is expression calculated by b square minus 4ac। जो डिस्क्रिमिनेंट का टर्म d है उसका फॉर्मूला एक्सप्रेशन होता है b square minus 4ac। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी आता है, find the discriminant and check the roots will exist or not। find the discriminant and check the root will exist or not, and if the root is exist and if the real roots exist then find them। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उनको फाइंड आउट करना है। तो नेचर ऑफ रूट्स के कंफर्मेशंस के लिए सबसे पहले आपको डी को कैलकुलेट करना है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीन पॉसिबिलिटीज जिसमें अपने पहले भी बात कर चुके हैं। डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। द रूट्स आर रियल एंड distinct, that is also called as different. Second possibility is if the d value is equal to 0 then we will say the roots are real and equal। बेसिकली ये रियल वर्ड्स तो यूज करो नहीं करो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट्स का अगर रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं इसका मतलब वो रियल ही है, क्योंकि अपने कंडीशंस में नो रियल रूट्स का कोई कंडीशन ही नहीं है। नो रियल रूट्स को अपने कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिएगा, रियल वर्ड यूज जरूर करें, लेकिन अगर रियल वर्ड का यूज नहीं भी हो रहा सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। रियल लिखे या नहीं लिखे कोई इफेक्टिव नहीं होता, ध्यान रखिएगा। सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, एंड द सेकंड कंडीशन इफ d0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। द थर्ड कंडीशन when d is less than 0, less than 0 का मतलब नेगेटिव। तो जब d less than 0 है तो आपको पता है उस कंडीशन में रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, सो नो रियल रूट्स। उस कंडीशन में कोई भी रियल रूट्स है ही नहीं। क्लियर है? तो क्वेश्चन में यही होता है, जैसे क्वेश्चन में अगर एग्जाम में आता है ना, चेक वेदर द रियल रूट्स विल एग्जिस्ट और नॉट, चेक वेदर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल एग्जिस्ट और नॉट। तो रूट एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, इस पे डिसीजन कैसे लिया जाएगा। रूट्स के एग्जिस्ट होने या नहीं होने के लिए डिसीजन जो है वो d को कैलकुलेट करके लिया जा सकता है। d कैलकुलेशन होता है b स्क्वायर माइनस 4ac से। इफ इट इज ग्रेटर 0 रूट विल एग्जिस्ट, इफ इट इज इक्वल टू 0 रूट विल एग्जिस्ट, बट इफ इट इज लेस देन 0 देन रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट। जैसे थर्ड चैप्टर में करते थे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, तो कोएफिशिएंट्स में रिलेशन देखते थे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। फिर आपके पास में कंडीशन आता था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करेंगे, जब तीनों रेशियोज इक्वल होता था। फिर कंडीशन होता था कि नो सॉल्यूशन कौन से केसेस में होगा, तब कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो उसी तरीके से रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल, नो रियल रूट्स। एक स्पेशल कंडीशन बताता हूं, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका रिप्रेजेंट करता है क्या, रियल रूट्स। क्योंकि जब क्वेश्चन सामने से आपसे ये कहेगा इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, ऐसा होता है ना, जैसे आपने कैसे क्वेश्चंस परफॉर्म किए थे, एक तो क्वेश्चन में चेक करना कि यूनिक सॉल्यूशन है नहीं है, और दूसरा वापस से क्वेश्चन कौन सा, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस यहां पे बनेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे। एक तो सामने से क्वेश्चन आता है क्या, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। इज इट क्लियर? तो आपने फाइंड आउट कर दिया, डी कैलकुलेट कर दे। इफ द नेचर ऑफ रूट्स इज रियल, अगर क्वेश्चन आपसे ये कहता है इफ द नेचर ऑफ रूट्स इज रियल देन व्हाट कंडीशन ऑफ डी विल अप्लाई। फॉर रियल रूट्स वी विल अप्लाई डी ग्रेटर देन 0। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, या सिर्फ लिखता है डिस्टिंक्ट, देन वी विल अप्लाई द d ग्रेटर देन 0। फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देन वी विल गो फॉर d इक्वल टू 0। इस तरीके से। क्लियर पॉइंट? लेकिन क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन आपके इनइक्वालिटी के लिए है, इसलिए इन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। रिफ्रेशर्स में जरूर है, लेकिन बोर्ड के पेपर में ग्रेटर देन और लेस देन इनइक्वालिटीज पे क्वेश्चन नहीं है। उसका रीजन ये है
क्योंकि इनइक्वालिटीज अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। इनइक्वालिटीज इक्वल टू की तरह इतना सिंपल कंडीशन नहीं है कि आपने सिंप्लीफिकेशंस के बस इनइक्वालिटीज के बहुत से डिफरेंट रूल्स है, इनइक्वालिटीज के बहुत से डिफरेंट रूल्स है जिनको जब आप अप्लाई करना सीखेंगे तभी वो कंडीशन में एग्जिस्ट हो पाएगा, अदरवाइज सिंपल लेवल पे इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस पॉसिबल नहीं है। सो देयर आर द 4 डिफरेंट कंडीशंस फॉर द रूट्स एग्जिस्टेंस। तो रूट एग्जिस्ट के लिए आपको डी ही कैलकुलेट करना है डिस्क्रिमिनेंट, उसके बाद में आपको बताना है दैट रूट विल एग्जिस्ट और नॉट। ओके, तो क्वेश्चन लिख लीजिए सिंपल। अब रूट्स एग्जिस्ट के क्वेश्चंस तो मैं आपको ऑलरेडी करवा ही चुका हूं, अभी सिर्फ अपने नेचर ऑफ रूट्स को कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. Equation is 2x square plus 5 root 3x plus 6 equal to 0. तो नेचर ऑफ रूट को कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद में जब कंपैरिजन करते हैं तो a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 5 रूट 3 है, c इक्वल टू 6 है। नेचर ऑफ रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए डी को ही कैलकुलेट करना है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ डी कैलकुलेट करना है। डी का एक्सप्रेशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर में 5 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए वैल्यू 2, सी वैल्यू 6, 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, 25 3 से 75, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 15 माइनस 8 7, 6 माइनस 4 2, 27। 27 तो कंडीशन क्या लिखेंगे, सेंस d greater than 0, therefore roots are real and distinct. okay, roots are real and distinct, तो बस ये कंडीशन। और अगर ये भी पूछता है check whether the roots of the quadratic equation will exist or not, तो इसमें भी ये d greater than 0, so real roots will exist। क्लियर है? तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछे आपको डी कैलकुलेट करना है और डी कैलकुलेट करके उस कंडीशन को फॉलो करना है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि डी को कैलकुलेट करना तो वैसा आपको आता ही है, फिर भी मैं जनरल एक दो रैंडम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके सामने करवा देता हूं आपको। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x, ताकि उस फॉर्मेट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके नोट्स में होने चाहिए। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो वही कंपेरिजन है। a 3 है, b माइनस 4 रूट 3 है और c आपका 4 है। तो चेक करना है डी एक्सप्रेशन, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर में हो गया माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a वैल्यू c, c वैल्यू a वैल्यू 3, c वैल्यू 4, नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव, 4 स्क्वायर 16, रूट 3 स्क्वायर 3, 16 3 जा 48, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 इक्वल टू 0। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, d इक्वल टू 0, देयरफॉर roots are real and equal। और आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहले बता चुका हूं कि रूट्स जब रियल और इक्वल होते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट्स कैसे निकालते हैं, सेम रिपीटेशन होता है डी वैल्यू 0 होने पे। क्लियर है ये भी कंडीशन आप लोगों के लिए? तो पहला कंडीशन हो गया ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन हो गया इक्वल टू 0, तो एक थर्ड कंडीशन और ले लेते हैं जिसमें नेगेटिव आता है डी का एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में a2 हो गया, b आपका माइनस 3 हो गया, c आपका हो गया 5। d कैलकुलेट करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac से माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a वैल्यू 2, c वैल्यू 5, 3 का स्क्वायर नेगेटिव है तो नेगेटिव 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, दैट इज माइनस 31, सेंस d less than 0, therefore no real roots। ओके, तो इस तरीके से d को कैलकुलेट करना है और रूट्स के एग्जिस्टेंस के कोई भी अगर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होता है उसमें आपसे पूछता है इज दैट पॉसिबल और नॉट, तो कैसे चेक करेंगे? कोई भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, आपने उस वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में वेरिएबल x को ऐड करके जो गिवन स्टेटमेंट है उसको क्वाड्रेटिक में तो चेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा था इज दैट पॉसिबल और नॉट, मतलब वो जो सिचुएशन क्वेश्चन दे रहा है, जो सिचुएशन क्वेश्चन आपको दे रहा है वो आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है। तो सिचुएशंस के पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए ही आपको क्या करना होता है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है उससे पहले डिस्क्रिमिनेंट d निकालते हैं। अगर उस डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ रहा है तब तो लिखेंगे द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल टू परफॉर्म, और अगर वो लेस देन 0 आ जाता है तो लिखते हैं द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल।
क्योंकि जरूरी थोड़ी कि हर बार जो सिचुएशन देता है वो पॉसिबल हो ही हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। जैसे लीनियर इक्वेशन में होता है ना, हर बार इक्वेशन देने का मतलब ये थोड़ी कि सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है इक्वेशंस की जो नो सॉल्यूशंस को भी सेटिस्फाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये तो नेचर ऑफ रूट्स को चेक करने का टॉपिक तो बहुत कम आता है पेपर में, क्योंकि कोई आता भी है तो उसमें आगे क्वेश्चन जरूर आपसे पूछता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, find the condition for the roots that if they exist or not, and if they exist then find the roots of the equation। तो ये सारी चीजें एक साथ परफॉर्म करने के लिए आती है। अब जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आगे कंटिन्यू करना है नेचर ऑफ रूट्स को, उसमें वो क्वेश्चंस फॉर्मेट जिसमें रूट्स की कंडीशंस दे रखी है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ग्रेटर देन और लेस देन 0 जो इनइक्वालिटीज पे है उस पे पेपर में क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि इनइक्वालिटीज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल सेपरेट 11वीं में डिस्कशन में आता है। इनइक्वालिटीज वो इक्वल टू की तरह नहीं है कि कैंसिल हो गया और आंसर आ गया, नहीं। इनइक्वालिटीज के खुद के बहुत सारे डिफरेंट रूल्स हैं, इसलिए बस वो कंडीशन जरूर अपने 10th में डिस्कशन करते हैं। 11th के अंदर वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर रिपीट होता है। 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस रिपीट होने का रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे इनइक्वालिटीज, नेचर ऑफ रूट्स और बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस जो थोड़े से कन्वेंशनल होते हैं 10th के कंपेयर में, उनके बारे में स्टडी करवाया जाता है क्लास 11th के अंदर। ओके, सो राइट द क्वेश्चन लिखिए, for which value of k the given quadratic equation has real and equal roots? For which value of k the given quadratic equation has real and equal roots, and that is the first question। सिंपल क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। The given equation is as 9x square plus 3kx plus 4 is equal to 0. So first in the comparison here, a is equal to 9, b is equal to 3k, c is equal to 4। क्लियर है? ये सबसे पहले आपको ये लिखना होता है, देन सिंस कंडीशन लिखना होता है, क्या? सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। ये जरूरी है। कई बच्चे डायरेक्ट b स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, नहीं, आपको सबसे पहले d के एक्सप्रेशन में ही लिखना है, इसलिए हर क्वेश्चन में मैं d ही लिख रहा हूं। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ही आपको बताता है कि कंडीशंस में रियल रूट्स कब होंगे, जब d डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होगा। हाँ, अब ये पॉइंट है कि d कैलकुलेट किससे होता है, तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डायरेक्टली कभी b स्क्वायर माइनस 4ac नहीं होता है, पहले d इक्वल टू 0, फिर d के रिप्लेसमेंट पे फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac देन इक्वल टू 0 विल बी देयर। नाउ पुट द वैल्यू एट प्लेस ऑफ b, वी विल पुट 3k का होल स्क्वायर माइनस 4, a वैल्यू इज 9 and c value is 4 is equal to 0. In the simplification, 3k square is 9k square minus 4 into 9 into 4. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को k का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन तो जब सीखेंगे ऐसे, अपना कन्वेंशनल, अगर मैं भी आपकी तरह 4 into 9 पहले 36 पे 36 into 4 144 लिखूं, फिर माइनस का 144 उधर जाके प्लस का 144, तो फिर आप में और मेरे में डिफरेंस क्या हुआ कैलकुलेशन को समझाने में? अननेसेसरी देखिए कैलकुलेशन को डिफिकल्ट नहीं करना, उसको इजी करना सीखना है। तो ये माइनस में एक्सप्रेशन है, इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव आएगा। तो मैंने क्या किया, इस पूरे प्रोडक्ट को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब क्यों नहीं कर रहा कि मैं मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को पहले से पता है कि इसके प्रोडक्ट में भी 9 आ रहा है और यहाँ पे कोएफिशिएंट में भी 9 है। तो सिंपल सी बात है ना कि दोनों तरफ 9 से 9 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। तो जबरदस्ती क्यों मैं मल्टीप्लाई करूं 4 into 9। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर का जब रूट हटाएंगे, सॉरी k स्क्वायर का जब स्क्वायर एलिमिनेट करेंगे तो अदर साइड में रूट आएगा। अब 4 into 4 चाहे 16 लिख दो, फिर रूट 16 का वापस 4 लिख दो, लेकिन अगर प्लस माइनस साइन का यूज नहीं किया तो फिर गलत है। प्लस माइनस साइन तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, k का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है इक्वल रूट्स के लिए और k का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपके पास में पॉसिबिलिटीज क्या है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 into, वैसे 4 का रूट 2 होता है लेकिन ये 4 into 4 है, मतलब एक तरीके से अगर इनडायरेक्टली बात करें, समझ में नहीं आता तो ऐसा समझ सकते हो कि ये रूट 16 है,
इसका वापस से रूट करने पे 16 का 4 आता है विद साइन प्लस एंड माइनस। तो गिवन फर्स्ट क्वेश्चन में k का वैल्यू क्या है +4 -4। थोड़ा सा कन्वेंशनल भी बात कर लेता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि k के वैल्यू +4 के लिए भी इक्वल रूट्स होंगे और k के वैल्यू -4 के लिए भी इक्वल रूट्स होंगे। उसका रीजन साफ साफ है कि जब आप एक्सप्रेशन लिखते हो तो b² - 4ac है। अब ये जो k है वो यहाँ पे है तो इस k का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर हो रहा है तो आप वैल्यू चाहे +4 रखो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और अगर आप वैल्यू -4 भी रखोगे तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये वैल्यू उतना ही रहेगा कितना, अगर ये 144 है तो ये भी वैल्यू +4 या -4 करके उसका स्क्वायर करके 9 से मल्टीप्लाई करने पे 144 ही आएगा। LHS = RHS, दैट मींस दैट इज द इक्वल रूट्स। ओके, तो ये कंडीशन हर बार क्वेश्चन में फॉलो करना होगा, क्या रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू उसी प्रैक्टिस में क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो ये स्टेटमेंट तो मेरा लिखा हुआ ही पड़ा है ताकि मैं डायरेक्टली D0 कैलकुलेट करके और कैलकुलेशन स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है। एक चीज ध्यान रख लेना, आगे समझाऊंगा कि कब क्या कंडीशंस में सिचुएशंस चेंज होती है। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें k के 2 पॉसिबल आंसर आते हैं, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसा होता है वहां पे कि उन 2 आंसर्स में से एक आंसर आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो भी कंडीशन आने पे मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल वही क्वेश्चन करते हैं जो कंडीशन एग्जिस्टेंस पे काम करते हैं। तो लेकिन सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ ये बाकी क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट है। ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा है जो आपके सामने बोर्ड पे है, x² + k ब्रैकेट 4x + k - 1 ब्रैकेट क्लोज +2। तो क्या ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो x है और ब्रैकेट के बाहर k है। तो कभी ऐसा होता है क्या कि ब्रैकेट के अंदर x हो और उसके साथ कुछ और टर्म्स हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन पे काम करना है। तो x² का तो x² रहेगा, k × 4x 4kx, बाहर प्लस ही है तो अंदर के साइन चेंज की कोई जरूरत नहीं है। k × k k², k × -1 -k, लास्ट में +2 = 0। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस पूरे क्वेश्चन में x² x एंड दिस इज द कंप्लीट कांस्टेंट। तो अगर ये कंप्लीट कांस्टेंट है तो आराम से आप समझ सकते हैं a वैल्यू 1, b वैल्यू 4k एंड वैल्यू ऑफ c इज k² - k +2। यहाँ पे एक दो बातें और बता देता हूं। बाय डिफॉल्ट, ध्यान से सुन लेना, बाय डिफॉल्ट अगर k के आगे प्लस की जगह माइनस होता, ठीक है, k के साथ अगर प्लस की जगह माइनस होता और बाहर प्लस ही है तो प्लस माइनस का k² आता, ठीक है। और माइनस के k² में अगर मैं माइनस लगा के डायरेक्ट ब्रैकेट लगा देता और आगे के साइन चेंज ही नहीं करता, दैट इज नॉट वैलिड। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास में -k² -k +2 है और मैं डायरेक्ट अगर ब्रैकेट लगा दूं तो ये कहां से वैलिड हुआ? क्यों नहीं वैलिड है ये? क्योंकि ये नेगेटिव, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने पूरे ब्रैकेट का नेगेटिव लगा दिया, जबकि एक्चुअल में ये नेगेटिव सिर्फ है किसका? k² का तो साइन है। अगर -k² -k +2 है तो या तो इस पूरे के कांस्टेंट लो और बाहर अपना आप ही क्या हो गया, जब पूरे ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। या तो तरीका ये होता है, और अगर आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव में रखना है तो फिर तरीका क्या होता है पता है आपको? कि इस पूरे एक्सप्रेशन के बाहर अगर नेगेटिव रखना है तो आपको पता है जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव रखते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो इन दोनों बातों को विशेष ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में ऐसी कोई गलती नहीं हो कि k² माइनस का है और आप पूरे ब्रैकेट के बाहर ही माइनस लगा दो, ऐसा नहीं है। पूरे ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो फिर k और कांस्टेंट के साइन को चेंज, मतलब k और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कांस्टेंट के अंदर उसके साइन को चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद अब इंपॉर्टेंट है a1 हो गया, b हो गया, c हो गया, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देयरफॉर d = 0। रूट्स अगर रियल और इक्वल है तो d 0 होगा, d अगर 0 होगा तो b² - 4ac = 0। ध्यान से देखिए कि कैसे एक्सप्रेशन में b² इज 4k² -4, a वैल्यू 1, c वैल्यू कंप्लीट है आपका, c वैल्यू ब्रैकेट के अंदर k² -k +2 = 0। तो 4k का स्क्वायर तो हो गया 16k², 4 × 1 = 4, अभी अच्छा ब्रैकेट ओपन ही कर देते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 × 1 = 4 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, बाहर माइनस है, 4 से मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करते हुए, -4 का k² से
-4k², -4 का मल्टीप्लाई -k से +4k, -4 का मल्टीप्लाई +2 से -8। नेगेटिव साइन की क्लियरिंग जरूरी है, वो आप सबको पता है। सिंप्लीफाई करते हैं, 16k² में से 4k² गया, 16 - 4 12k² +4k -8 = 0। 4, 12 और 8 4 से रिड्यूस होगा, तो 4 से रिड्यूस होके 3k² + k -2 = 0। फैक्टर्स में 3 और -2 का प्रोडक्ट -6, मिडिल टर्म में चाहिए +1, तो वापस से फैक्टर +3 और -2 ही बनेगा। अब कैसे क्यों ये टाइम पास मैं नहीं करूंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट का यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस करवा दिए आपको। नाउ टेक द कॉमन 3k ब्रैकेट k + 1, टेक द कॉमन -2 ब्रैकेट k + 1 = 0। फर्स्ट फैक्टर 3k - 2, सेकंड फैक्टर k + 1 = 0। सो एट लास्ट k = पहले से वैल्यू कितना आएगा k का 2/3 एंड सेकंड से वैल्यू कितना आएगा -1। पहले फैक्टर से वैल्यू आएगा k का 2/3, सेकंड से वैल्यू आएगा -1। दैट मींस अगेन देयर आर द टू पॉसिबल आंसर ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स फॉर 2/3 एज वेल एज फॉर -1। k की वैल्यू को 2/3 पुट करके सॉल्व करके जब कैलकुलेशन करेंगे तो भी रियल एंड इक्वल रूट्स आएगा, और -1 पुट करके जब सॉल्व करता है तो भी रियल एंड इक्वल रूट्स की कंडीशन ही एग्जिस्ट करती है। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात यही है इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन डिस्कशन क्यों किया गया इक्वल रूट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म ब्रैकेट के अंदर था, जबकि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में x² x और फिर कांस्टेंट होता है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको ब्रैकेट ओपन करने के बाद में, ब्रैकेट ओपन होने के बाद में आपके पास में x² टर्म, x टर्म एंड देन कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें देखिए कुछ डिफरेंट टाइप्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5-6 एटलीस्ट जब प्रैक्टिस करते हैं ना रियल एंड इक्वल रूट्स की, तब एग्जाम में के पे बेस्ड अगर कोई भी कंडीशंस आता है तो आप इजीली वहां पे अप्रोच कर पाते हैं कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि हर टाइप का जब एक ही क्वेश्चन किया हुआ रहता है ना के फॉर्म में, तो फिर किसी भी फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन पेपर में आता है और रिपीट जरूर होता है, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ये है, रिपीट जरूर होगा ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, ये कंफर्म है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं 3 ब्रैकेट में, अब यहाँ पे x² के साथ भी k का टर्म आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी किस तरीके से 3 ब्रैकेट k + 1 x² + 2 ब्रैकेट k + 1 x + 1 = 0। ये है आपका क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ही है पहले से, a वैल्यू 3 ब्रैकेट k + 1, b वैल्यू 2 ब्रैकेट k + 1 एंड c वैल्यू 1। कंडीशन लिख दीजिएगा, सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं d = 0। सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर d = 0, तो d = 0 में मैंने अप्लाई किया b² - 4ac = 0। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में जब आपने सिंप्लीफाई किया था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, तो इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में के में आपके सिंप्लीफिकेशन होने के बाद में क्वाड्रेटिक बन रहा था, और क्वाड्रेटिक का फिर आपने रूट्स निकाल के, मतलब क्वाड्रेटिक का एक तरीके से फैक्टराइजेशन करके के टर्म्स में आपने के दो आंसर्स को कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है b², तो b का वैल्यू है 2 ब्रैकेट में k + 1। अब डायरेक्ट स्क्वायर कर नहीं सकता क्योंकि 2 का भी स्क्वायर होगा, तो ऐसे कंडीशन में नेसेसरी होता है बिग ब्रैकेट का यूज होना। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि स्क्वायर करना है तो अगर स्मॉल ब्रैकेट में स्क्वायर लगा दूंगा तो फिर 2 का स्क्वायर कैसे होगा, इसलिए बिग ब्रैकेट का यूज करना जरूरी है। -4 मल्टीप्लाई, क्योंकि डायरेक्टली 4 3 लिखता तो वो 43 बन जाता, तो मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा 4 × 3 ब्रैकेट में, क्योंकि ये है कंप्लीट वैल्यू a का और c का वैल्यू 1 है, तो प्रोडक्ट में 1 कोई इफेक्टिव नहीं होता है। बहुत से बच्चे =0 को फॉलो ही नहीं करते, भूल जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है सिर्फ यही एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, लास्ट में k = अपने आप से आंसर आ जाता है। नहीं, =0 हर स्टेप में फॉलो होना चाहिए। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे एक्सप्रेशन है k + 1 का होल स्क्वायर, जिसको नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर देंगे किससे, a + b का होल स्क्वायर, 4 3 12 ब्रैकेट में k + 1, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 तो इफेक्टिव होता नहीं है, =0। अब वही वाली बात है कि जो अपने कन्वेंशनल तरीके से काम करेगा वो तो यही करेगा, a + b का होल स्क्वायर ओपन करेगा, 4 के साथ ब्रैकेट ओपन करेगा, 12 के साथ ब्रैकेट ओपन करेगा, और फिर जाके उसका k में जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसके लिए उसको रूट्स मतलब उसके लिए k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक बनने पे। लेकिन थोड़ा सा अगर एनालिसिस तरीके से करें तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि नंबर 4 और 12 में तो चलो 4 कॉमन ले लिया, लेकिन k + 1 का होल स्क्वायर और k + 1 है, तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसी कंडीशन है तभी तो ये दोनों सेम बन रहे हैं।
तो क्या ऐसी जरूरत है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके अननेसेसरी अपने कैलकुलेशन को डिफिकल्ट करें? a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके ब्रैकेट ओपन करके फिर k के आंसर निकालना और कॉमन लेके k का आंसर निकालना बहुत कैलकुलेशन इजी हो जाता है। 4 और 12 में 4 कॉमन, k प्लस 1 का होल स्क्वायर और k प्लस 1 में k प्लस 1 कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर पता है आपको क्या बचेगा? 4 से 4 कैंसिल, k प्लस 1 के होल स्क्वायर से k प्लस 1 जब कैंसिल होगा तो k प्लस 1 बचेगा 1/10। अब यहाँ पे k प्लस 1 कैंसिल हो गया, 12 है, माइनस का साइन है तो माइनस 12 में 4 से डिवाइड 3 इक्वल टू 0। अब ये 4 मल्टीप्लाई तो डिवाइड में चला जाएगा, तो दो फैक्टर्स डायरेक्ट क्या बन गए? k प्लस 1 माइनस 3 k माइनस 2 इक्वल टू 0 अपॉन 4, जो कि 0 ही लिखा जाएगा क्योंकि नंबर है, नंबर तो उधर 0 में ट्रांसफर कर दिया। तो पहले की वैल्यू से k प्लस 1 से k इक्वल टू माइनस 1 एंड दूसरे वैल्यू से k इक्वल टू 2। यस और नो? k प्लस 1 से k का वैल्यू माइनस 1, k प्लस 1 से k का वैल्यू आपके पास में माइनस आ गया, k माइनस 2 से k का वैल्यू आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन, और नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए कब क्रॉस चेक करना होता है और कब करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ये आइडिया तो होना चाहिए ना कि सर हर बार जब दो आंसर्स आते हैं तो कभी आप कहते हो कि एक वैलिड होगा, कभी कहते हो कि एक वैलिड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कब चेक करना होता है? जब भी k का वैल्यू, जब भी क्वेश्चन में k अगर x स्क्वायर के साथ है, चाहे वो किसी भी तरीके से है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में है या ब्रैकेट में या कुछ भी है, अगर जो कैलकुलेट करना है k आपको या p कैलकुलेट करना है या कुछ भी और कैलकुलेट करना है, और अगर वो टर्म x स्क्वायर के साथ है, किसके साथ है? x स्क्वायर के साथ, तो अगर k का टर्म x स्क्वायर के साथ है तो कंडीशन आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि जो k का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है -1, आप खुद समझ जाएंगे इस बात से कि प्रीवियस दो क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी क्योंकि वहां पे k x स्क्वायर के साथ नहीं था। यहाँ पे रिक्वायर्ड कंडीशन चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप इस -1 को अगर यहाँ k के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप खुद बताइए, -1 प्लस 1 खत्म सब कुछ, 0। जब 0 आ गया कोएफिशिएंट तो x स्क्वायर का टर्म कहां पे है? पॉसिबल नहीं है। तो आंसर चाहे 2 आ रहे हैं, आंसर 2 आने का मतलब ये नहीं कि दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ये आंसर 2 आ रहे हैं इस एक्सप्रेशन, इस क्वाड्रेटिक के आ रहे हैं 2 आंसर, ना कि इस क्वेश्चन के 2 वैलिड आंसर है। इस क्वेश्चन के डी एक्सप्रेशन के लिए आपके पास जो k में क्वाड्रेटिक बनने वाला था, जिसको मैंने क्वाड्रेटिक नहीं बना के डायरेक्ट कॉमन लेके बना दिया, उसके k के 2 आंसर है, लेकिन ये दोनों k के आंसर्स गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करें ऐसा कभी नेसेसरी नहीं है। दोनों कर भी सकते हैं, दोनों में से कोई एक करेगा, एक नहीं भी करेगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है। तो -1 पॉसिबल नहीं है, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि -1 पुट करने पे कंडीशन वैलिड नहीं होगा। तो ये लिखेंगे सिंस k इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल। बस आपको ये बताना है, चेक करने की जरूरत नहीं है, वहां पुट करके नहीं दिखाना कि -1 पुट करेंगे 0 आएगा, ये सिर्फ अपना डिस्कशन है कि -1 पुट करेंगे तो 0 आएगा कोएफिशिएंट। सो डायरेक्टली वी राइट सिंस k इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल, हेंस तो इसका मतलब k का पॉसिबल आंसर क्या है? पॉसिबल आंसर है हेंस k इज इक्वल टू 2। गेट इट? सो इन नेक्स्ट क्लास अगेन वी विल स्टार्ट विद सम next more important questions based on the nature of roots. Take care. Thank you, students.